तब आई बात रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को किसी गोल्ड फॉइल पे दिखाया, कुछ इधर डिफ्लेक्ट कर गए थे, कुछ इधर, कुछ सीधे, ज्यादातर सीधे निकल गए थे। तो इसका मतलब एटम के बीच में कोई तो जगह है, खाली जगह है। इस सारी चीजों की पता चल सकी थी, लेकिन इसके भी लिमिटेशन थे, ड्रॉबैक थे कि इन्होंने भी एग्जैक्टली प्लेसमेंट नहीं बता सका। लेकिन फाइनल आया बोर्स एंड ब्यूरी, नील बोर्स एंड बोर मॉडल ऑफ एटम, जिसको आप कह सकते हैं मुख्य तौर पर। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम पर। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने KLMN पे एग्जैक्टली कल तक क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें से हमने देखा था कि जैसे ये एक ऑर्बिट था, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, चारों KLMN, जहां पर n के संख्या 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 थे। और ये 2n स्क्वायर से एक इक्वेशन के द्वारा सूचित किया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ये था बोर मॉडल ऑफ एटम। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भेजे थे, वो सारे क्वेश्चन ये थे। ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। 3 सेल मतलब KLM बनाना है, 3 सेल दिखाना था, नहीं दिखाए। समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट का समराइजेशन दिखाना था आपको इस तरह से। जैसे 2, पहले तो एक 1 ही है, 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, सो ऑन 2 8 8 है। ये 18 नंबर है। ये जो 18 नंबर लिखे हैं 288, ये किसका है? ये किसका है अतुल? ये 288 जो कॉन्फ़िगरेशन है किसका है? हाँ, मतलब किस एलिमेंट का नाम है? आर्गन दिख रहा है? अरे लाइट कट गया है, ये मोबाइल के लाइट से पड़ा। आर्गन का लाइट, अरे आर्गन का लाइट होता है, मोबाइल का लाइट, ठीक है। देखिए, ड्रॉ द एटॉमिक डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज। जैसे था एक सिलिकॉन का 14 और 28, इसका एटॉमिक डायग्राम बनाना था। देखिए बहुत ही आसान था, घबराना नहीं है। सिलिकॉन का 14 है, कॉन्फ़िगरेशन पहले कर दीजिए, 2 8 4, कॉन्फ़िगरेशन संपन्न हुआ। ये K सेल में जाएगा, ये L सेल में जाएगा, ये M सेल में जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब K सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखिए इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, 4 छोरों को पहले भरेंगे, अब फिर जोड़ा जोड़ा लगाते चले जाएंगे। तो यहां 2 में पहला घर 2 में भर गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यू मूव फर्दर टू दिस अनदर राउंड ऑफ 8 एलिमेंट। यहां पर भी जोड़ा जोड़ा, देखिए पहले चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, ठीक नहीं, अभी 4 ही पूरा, और 4 की जरूरत है तो जोड़ा लगा दीजिए, पेयर करिए इसको। इसी में एक और प्लस माइनस माइनस लगाइए, माइनस माइनस लगाइए, माइनस माइनस लगाइए, और अंत में 4 को है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। इफ ही गेन द इलेक्ट्रॉन देन ही कंप्लीट देयर ऑक्टेव, अष्टक पूरा लेगा। इसीलिए ये है। बहुत सारे इस तरह के 3 इक्वेशन आपको दिए थे, जैसे था एक 16 और 32। आप चाहिए तो डॉट स्ट्रक्चर से भी इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सपोज आपको दिखाने की इच्छा हो तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि दूसरा हमने दिया था 16 32, 16 32 सल्फर के थे, 16 32 पहले नियम के मुताबिक फर्स्ट यू
do the electronic configuration in 16. So 2, 8, 6, k orbit, l orbit, m orbit. यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका, एक्चुअली यही काम करता है ओवरऑल केमिस्ट्री में, यही कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन और एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ अभी उतना है भी नहीं, तो 12th में ज्यादा रहता है 11 12, बट के एल एम देखिए 286। पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए, आप डॉट पे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि इधर आप एक डॉट यहां लगा दीजिए, एक डॉट यहां लगा दीजिए, इसको कहते हैं लेविस डॉट, या कई ऐसे भी दिखा सकते स्टार जैसा बना करके। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनर सेल, इसके बाद आप ये इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा सकिए, आप दो दो डॉट लगा दीजिए, युग्म कहते हैं इसको, पेयर बनाना रहता है एक अलग, क्योंकि पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर जो बचते हैं दे देते हैं, ये 8 हो गया। फिर इसके अंत वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, नियम पहले 4 को गोल गोल कर लीजिए, 2 3 4, उसके बाद 2 बच गए, एक 5 और एक 6, 2 बच गए इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन बच रही, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 से ज्यादा हो तो वो नन मेटल है, तो ये नन मेटल है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी, तो ये अपना ऑक्टेव कंप्लीट करेगी। लेकिन अंदर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 8 यानी 10 नियॉन, ये अपना बेसिक नहीं खोएगा, यानी नियॉन में जो है कॉन्फ़िगरेशन करती है ये, ना कि आने वाले में। हाँ, इसीलिए 18 तक तो सही से बनती स्ट्रक्चर, लेकिन जब आप पोटासियम की बात करते हैं जिसका 19 हो जाता है, तो यहां या कैल्शियम बात करते हैं 20 हो जाती है। तो जैसे नियम के मुताबिक 2 8 के बाद कुछ संख्या 18 तक होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर 8 ही ले रहे हैं, और यहां 1, इसके लिए ही है एसपीडीएफ या ऑफ ऑर्बिट, यानी 18 तक तो ये डायरेक्ट पैटर्न वैलिड है, लेकिन 19 के बाद से पैटर्न थोड़ा सा बदलती है ड्यू टू अदर एक्टिविटीज बिलोंग्स टू देयर ग्रुप विच यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 10 ऑल्सो, कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में जाएंगे हम, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजिंग करती है और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने के कारण ये अपने 4 सेल को बनाती है, एक सेल में 3 सेल होगा तब तो इसी के इक्वलाइज्ड हो जाएगा, इसीलिए इसको 4 सेल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये भी 4 सेल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, यानी कि इसके आपको 4 सेल बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और अंतिम सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 100 कर दीजिएगा, बाकी के 2 सारे सेल को 8 इलेक्ट्रॉनों से भर दीजिएगा, भर दीजिए इस तरह से, और सबसे ऊपर बीच वाले में और पहले वाले में 1 2 इलेक्ट्रॉन लगा दी, बस इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। सोडियम हैज कंप्लीटेड फिल्टेड KNL सेल, एक्सप्लेन। सोडियम कहता है क्या? के और एल सेल को कंप्लीट भरती है, एक्सप्लेन कीजिए कहती है, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए यह सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, ये सेल को कंप्लीट भरती है बिकॉज इट्स नीड टू कॉन्फ़िगर विथ नियॉन, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इट लूज डोनेट कर देगा, इसीलिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों को भरती है, के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉनों को भरती है, अंत में इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉनों को भरती है, और अंतिम वाले ऑर्बिट में जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ये लूज कर देती है, खो देती है, और इस तरह से ये अपना ऑक्टेव बनाती है, बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वो मेटल कहलाती है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग, ये सारे बेस पे हम कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, और ज्यादा कुछ नहीं दिए थे। आज जो हम जिक्र करेंगे वो है थोड़ा सा आइसोटोप्स, ठीक है। पहले ये बताइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट जो आपको समझ में नहीं आई? यहां तक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आइसोटोन की नहीं। नील बोर्स
नील बोर्स के मॉडल में या रदरफोर्ड मॉडल में या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिसर्च के लिए जो हम लोगों ने डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर अल्फा और कैनल रे का इस्तेमाल किया था या कैथोड रेस का इलेक्ट्रॉन में किया था, ये सारी चीजों से कोई डाउट है? यस सानवी। बोर मॉडल, हाँ, लिमिटेशन, चलिए लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड मॉडल पहले समझिए, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल आपको 11-12 तक ही इसी प्रकार से क्लासिफाइड करते करते चले आएगी, ठीक है। ध्यान से समझिए रदरफोर्ड मॉडल। पढ़ाए जब पढ़ाइएगा अभी तो कौन आएगा? नहीं सब कुछ तुम आना 1 बजे को आना, 11:20 को आना से ना, तो 1 घंटा साइंस पढ़ा दे, लेकिन आप आए नहीं। हमको लगा सर आप करवाते थे क्लास। कहाँ आया वो तो करवा दिए 11:20 से 11:20 से 12। बैठो ना, क्या करके जाओ। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन देखिएगा। एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। आना, लेकिन देखो पहले हम आपको बेसिक बताते हैं। जो रदरफोर्ड इन्होंने जो पहले रिसर्च किया था वो क्या था, उसको सुन लीजिएगा तो आपको उसका लिमिटेशन समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। नंबर 1, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पहला बात जो इन्होंने कहा था, मतलब डिस्कशन जो निकला था, या सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं व्हाट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और व्हाट इज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। किसको कहेंगे? रदरफोर्ड जी का दिया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो पहला बात जो इन्होंने अपने रिसर्च में पाया था, गोल्ड फॉइल पर जब अल्फा पार्टिकल को डाला था, विकिरणन किया था, डेविएट किया था, तो इन्होंने बम्बार्डिंग किया था जब, तब इन्होंने पाया था, एक स्लिट के द्वारा किया था, छोटा सा गैप रख करके वहां से अल्फा कण को अंदर मूव कराया था। ध्यान से सुनिए, ये था ये एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इन्होंने बोला था 2 पार्ट में बटा हुआ है। नंबर 1 न्यूक्लियस और नंबर 2 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस वन इट डजंट नो अबाउट, दिस इज द न्यूक्लियर पार्ट। पहला बात इन्होंने ये गेस किया था, एक तो न्यूक्लियस था, नाभिक था, और तो कुछ और भी था जो बम्बार्डिंग करने के समय कम मास वाला रे को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया था, उसके अंदर गोल्ड फॉइल के अंदर। अब नंबर 2 जो बात इन्होंने की थी, nucleus is a small region where most of the mass of whole of the positive charge of an atom is concentrated। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव मास वाले कोई वस्तु होती है जो वो कंप्लीट वो अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, रख लेती, यानी हैवी मास है। प्रोटॉन का मास इसके बनिस्पत यानी कम होता है। तो इन्होंने ये तुलना किया था कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि अगर आप देखिए कि वेयर इज द रेडियस ऑफ एटम, कितना था एटम का जो रेडियस था वो था 10⁻⁻10 मीटर। इन्होंने इसको कैलकुलेशन किया था। ऑल प्रोटॉन्स, इन्होंने ये भी बोला था कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब तीसरा कहा था जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड,
दिस इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा था इसके चारों तरफ, सिंपल भाषा में, कि प्रोटॉन होते हैं तो उसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है वेरी हाई स्पीड से। अब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस करती है, या आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी समझ सकते हैं। यानी ऐसे कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये मूवमेंट है, तो ये जब गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रही है बहुत फास्ट से इसके चारों तरफ, तो ये जो दबाव बना रही है इसका उधर बन रही है, ये इधर बन रही है, इधर बन रही है, ये डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रही है। तो ये इसी के कारण इससे चिपक नहीं पा रही है, मतलब बाहर की तरफ प्रेशर का अप्लाइड करती है, जिसके कारण ये नाभिक में आकर के नहीं मिलती है। ये भी कहना था रदरफोर्ड जी का। और चौथा नंबर जो इनका कहना था, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता रही है। और चौथा जो इनका कथन था, टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी जितने निगेटिव चार्ज रहेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। और द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस सो द एटम इज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पूरा इसीलिए, चूंकि ऐसा जब होगा, जब चार्ज दोनों तरफ से इक्वल होगा, माइनस एंड प्लस अगर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थे। इसके बाद आया था ड्रॉबैक। अभी 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा, रुकिए। ड्रॉबैक में देखिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने अगर सिंपल भाषा में, अगर यू अंडरस्टैंड दैट वन थिंग्स इज एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग इज राइट, बट रदरफोर्ड मॉडल is unable to explain stability of atoms। सिंपल भाषा में अगर कहें तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब तो ये कोई तरह का सोना का एटम ही नहीं होगा सोना का, तो पूरा चार्ज ही नहीं रहेगा। यही स्टेबिलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन थ्रो आउट अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं कर पाया था, थोड़ा सा बच गया था काम, जिसको फर्दर वैज्ञानिक जो थे, यानी अगर आप इस हिसाब से भी चल रहे हैं तो अगर ये सपोज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा रही है तो ये अंदर की ओर ऐसा तो एक समय आएगा है कि दबाव बनेगी, तो जो घिसते, ऐसे समझिए ना कि आप ये रोटेशन, ये क्या होगा, गोल गोल घूमते घूमते एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये सेंटर में आकर के टकरा जाएगा और एटम अपना अस्तित्व खो चुकी होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने नहीं, तब पता चला कि सेंटर में जो हैवी मास है एक्स्ट्रा, तब हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको जेम्स चैडविक ने किया। इसके कैलकुलेशन, इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। यहां तक बोलिए।